हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 10 जून और 10 जून आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जैसा कि हमारा पहला, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। ये जैसे कि क्वेश्चन बात करें, जब यहाँ पे हम बात करें फ्रेंच ओपन की, हम बात कर रहे हैं ये कौन सा है, फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पर पुरुष एकल की बात करें तो यानी मेन सिंगल की जो बात हो रही है, इसमें आपको पता है कि इसमें 5 इवेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5 इवेंट। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, इसमें सब में 5 इवेंट होते हैं। एक होता है मेन सिंगल, एक होता है वुमेन सिंगल, एक होता है फिर मेंस डबल, वुमेन्स डबल, फिर होता है मिक्स डबल। तो टोटल 5 इवेंट होते हैं। उनमें से जो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल है वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है। जैसा कि अब इसको तवज्जो भी दी जाती है क्योंकि ये जो क्या होता है ना, इंडिविजुअल खिलाड़ी की प्रतिभा पर आधारित होती है। खैर, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल का खिताब जीता है। इनके हो गए हैं अब टोटल 5 ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन क्योंकि एक ग्रैंड स्लैम है और आप जानते हो साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद लास्ट में जो आता है आपका यूएस ओपन। तो ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है और इसको इन्होंने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें डिटेल में पूरा कि ये जो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कार्लोस अल्कराज के बारे में अगर बात करें तो ये फ्रेंच ओपन के विजेता हो गए हैं इस बार के। जेनिक सिनर को इन्होंने हराया है फाइनल में, यानी ये उप विजेता है। कार्लोस अल्कराज पिछली बार भी फ्रेंच ओपन जीते थे, तो लगातार फ्रेंच ओपन का खिताब ये जीत चुके हैं। 5वां ग्रैंड स्लैम है इनका। 2 फ्रेंच ओपन है, 2 बार विंबलडन है और 2 बार ओपन, जैसे कि एक ओपन है, ग्रैंड स्लैम जीते हुए। अभी तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन कभी नहीं जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में होता है। 25 मई से 8 जून तक इस बार आयोजित किया गया था जैसा कि, और इस बार का अगर संस्करण की बात करें तो कौन सा था? 124वां संस्करण था। फ्रेंच ओपन ये जो है मई जून में हर साल आयोजित होता है और सबसे पहले जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। और जैसे खैर की बात करें कि विजेताओं को देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 5 इवेंट होते हैं। महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स में कोको गॉफ ने जीता है, इसको जीत लिया है। और अगर पुरुष युगल में बात करें तो मार्सला गेनोवर्स ने और होरासियो जेबालोस ने जीता हुआ है। इसमें महिला युगल की बात करें तो सारा ईरानी एंड जैस्मिन पावलानी ने, किसने? जैस्मिन पावलिनी ने जीता हुआ है। अब मिक्स डबल में सारा ईरानी और एंड्रिया बाउसोरी ने जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1891। मैदान का प्रकार मिट्टी, क्ले बोर्ड है इसका। खेला किसमें जाता है? मिट्टी में, मतलब क्ले कोर्ट में खेला जाता है। आयोजन हर साल मई जून में होता है। और ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, इनके कोर्ट के अगर प्रकार की बात करें तो जो मैदान का प्रकार होता है इसमें वो अलग अलग होता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर या रबर के मैदान पर खेला जाता है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, या क्ले कोर्ट पर खेला जाता है या मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। सबसे ज्यादा 14 बार, मतलब 14 टाइम फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, इसलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। इसके बाद होता है विंबलडन ओपन। आपका विंबलडन ओपन जो है ये ग्रीन ग्रास पर कोर्ट पर खेला जाता है। तो ग्रीन ग्रास यानी हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। और अगर पूछा जाए तो आप बताओगे, आप विंबलडन होता है ओपन, बताना है कि ये ओपन जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें हार्ड कोर्ट पर, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये मिट्टी का मैदान या तो ग्रीन ग्रास पर खेले जाते हैं ये। अब ये आपको याद रखने हैं। हाल ही में प्रख्यात विद्वान दाजी पर्णशिकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस चीज से संबंधित थे? तो दाजी पर्णशिकर साथियों ये है साहित्य से। कब से? किससे है? साहित्य से संबंधित थे और लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे। जैसा कि अब इनका निधन हो गया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी थे। इन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। नरहरि विष्णु शास्त्री, या कहें कि दाजी पर्णशिकर, इनका निधन हो गया है। ये साहित्य समालोचक, लेखक और विद्वान थे। इन्होंने महाभारत, एकार्थी, भागवत, भावार्थ, रामायण जैसे महाकाव्यों पर
का प्रखर अदत्ता रहे थे। ये अब इनका अभी निधन हो गया साथियों। ये हाल ही में किसको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य अभी टी रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर को ये आरबीआई में काम कर चुके हैं। जैसा कि आरबीआई के टी रविशंकर ये 16वें फाइनेंस कमीशन के में पार्ट टाइम मेंबर ये नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जैसा कि इनको नियुक्त किया गया है। 7 जून 2025 को अब देखो जो वित्त आयोग होता है ना, उसका गठन कब मतलब किसके थ्रू होता है, कौन सा आर्टिकल लगता है? अनुच्छेद 220 मतलब अनुच्छेद 280 के तहत में ये किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग के गठन की बात करें अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखना है आपको। वित्त आयोग है, वित्त आयोग अधिनियम जो है 1951 के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। अब ये क्या करते हैं? रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट देते हैं और सरकार को जो वित्तीय मामलों में से जो रिलेटेड 31 अक्टूबर 2025 को जैसा कि 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके अंशकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसा कि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जैसे कि कौन थे? तो वो तो NK सिंह थे अभी पहले इसके, लेकिन अब वर्तमान की बात हो रही है तो सकता है कि इनका नाम भी पूछा जा सकता है, जैसा कि 15वां वाला भी पूछ सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि 16वां ही पूछेंगे। ठीक है, अब अरविंद पनगड़िया आपका याद रखना है कि ये 16वें हैं, ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक प्रजला कथे ना आत्मकथा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन है, प्रजला कथे न आत्मकथा ये जो पुस्तक है ये आत्मकथा, ये जो ऑटोबायोग्राफी है बंडारू दत्तात्रेय जी की। बंडारू दत्ता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं और वर्तमान में जैसा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो आप याद ही करते हो जैसा कि हर बार, तो राज्यपाल हैं ये हरियाणा के वर्तमान में। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, प्रजला कथे न आत्मकथा। आप जानते हो कि जीवनी जो है वह कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, जैसे कि किसी के ऊपर लिखता है। आत्मकथा जो होती है वो स्वयं के ऊपर लिखी जाती है, स्वयं लिखते हैं तो अपनी कहानी जैसा कि, तो ये आत्मकथा है तो इन्होंने खुद लिखा है जैसा कि, और इसका विमोचन है जो करने गए हैं थे कौन? रेवंत रेड्डी करने गए थे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और कई भी मुख्य अतिथि आपको जैसे दिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप रामनाथ कोविंद जी, एम वेंकैया नायडू और उसके बाद फिर इधर चंद्रबाबू नायडू अगर बात करें, ये सब लोग बड़े बड़े जो पर्सनैलिटी आए हुए थे इनकी पुस्तक का जो विमोचन करने के लिए, आत्मकथा का विमोचन करने। अगला हाल ही में राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? अब पहली बन गई है महिला वायुसेना अधिकारी, तो राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त किया गया है और ऐसा ही नियुक्त होने वाली ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है वर्तमान में। कौन है? मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी आप जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये है ना स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पी जो है ये 2015 बैच की इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। इनको नियुक्त कर दिया गया है एडी कैंप। एडी कैंप मतलब जैसे कि एडी कैंप क्या है ना, ये एक पद होता है जो क्या करता है, कोई राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या सैन्य प्रमुख हो जैसा कि, तो इनकी सहायता करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। तो यह एडीसी यानी एडी कैंप नियुक्त की गई है। इसकी नियुक्ति की गई है मिजोरम के राज्यपाल की। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंपति। हरिबाबू कंपति की एडी कैंप नियुक्त की गई है जैसे कि। अब क्योंकि ये कैसे मतलब ऐसे नियुक्त होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जैसा कि क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूईएफए राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो अब जैसे कि यूईएफए है चैंपियनशिप लीग खिताब किसने जीत लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली टीम ने जीत लिया है, यानी पुर्तगाल की टीम ने जीत लिया है। पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आप जानते हो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो उन्हीं के नाम है। तो यूईएफए राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने अब जीत लिया है। उन्होंने किसको हराया है? स्पेन को हरा करके पुर्तगाल ने ये जीता है खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे याद रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित है जैसा कि फुटबॉल की पुर्तगाल की जो दूसरी नेशनल लीग जीत है ये इससे पहले 2019 में जीते थे और अभी 2025 में जीते हैं। अच्छा, अब 2 बार ये जीतने वाली इकलौती टीम है, मतलब अभी तक कोई भी यूईएफए जो नेशनल लीग 2 बार नहीं जीता है।
पुर्तगाल ही पहला टीम बना हुआ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करके जीत गए हैं। अब ये 2 वर्ष के अंतराल पर होता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे शतरंज ये वही शतरंज टूर्नामेंट है जिसमें अभी डी कुकेश ने हरा दिया था मैग्नस कार्लसन को। बीच में एक मैच में अब तो वो तो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी जैसा कि, और मैग्नस कार्लसन जो है काफी मतलब इनमें क्या होता है ना, मतलब पटकम पटकी करके हाथ हाथ करके निकल गए थे वहां से और बहुत ज्यादा उनकी आलोचना भी हुई थी उनकी वजह से। लेकिन अब यहाँ पर टूर्नामेंट अब एंड हुआ है, फाइनल किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि क्वेश्चन में फाइनल किसने जीता है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने ही। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। डी कुकेश ने हराया तो था लेकिन ये एक मैच में हराया था, फाइनल में नहीं, मतलब या कहें कि ओवरऑल में नहीं। इसमें एक्चुअली में स्कोर होता है और जिसको क्या होता है, मतलब जिसका जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो लास्ट में जाकर बनता है ना टोटल होकर के, तो वो विजेता माना जाता है। तो वो प्रथम विजेता होता है, दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर जो होता है वो दूसरा विजेता होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि फाइनल मैच है तो सेमीफाइनल मैच है या क्वार्टर फाइनल है, ऐसा नहीं है। इसमें मैच होते रहते हैं, कई प्रकार के इवेंट होते हैं, उसके बाद फिर उसमें भी स्कोरिंग होता है। खैर अब जैसा कि जीत गए हैं कौन? मैग्नस कार्लसन जो है ये ओवरऑल सबसे ज्यादा स्कोर के साथ ये खिताब अपने नाम कर लिए हैं। ये नॉर्वे के ही एक खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं और दुनिया में इस समय सबसे टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। तो इनको डी कुकेश ने जी बीच में जैसे कि मैच में एक हराया था और फिर वह काफी ज्यादा न्यूज बनी थी। खैर डी कुकेश भारत के जो ये बन गए हैं ये तीसरे स्थान पर हैं यहाँ पर, और दूसरा स्थान है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारवाना का रहा है और टॉप पर है जैसा कि मैग्नस कार्लसन रहे हैं। ये नॉर्वे के ही हैं, नॉर्वे के ही ये खुद रहने वाले हैं। इनकी 7वीं जीत थी, जैसा कि टोटल कितने 16 अंक इन्होंने इसमें बनाए हैं। और महिला वर्ग में अगर बात करें तो वुमेन्स में अगर अन्ना मुझकुक ये जीती हैं, जो कि कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं। इसमें भी भारत की कोरोरू हम्पी जो है ना, मतलब भारत दोनों ही पुरुष और महिला दोनों में की बात हो रही है, तीसरे नंबर पर है। सेकंड पर इसमें लेट से भारतीय उर्वरक संघ यानी फर्टिलाइजर्स अथॉरिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शैलेश सी मेहता। इनको इलेक्ट किया गया है एज ए न्यू फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया चेयरमैन। 40 से अधिक वर्षों के इनके पास अनुभव है। एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेने वाले हैं जैसा कि ये। अब ये वर्तमान में महाथन एग्रीटेक लिमिटेड का नेतृत्व करेंगे। तो अब ये होंगे भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष, ये बन गए हैं। अगला, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में विजिनम बंदरगाह जो है ये, इस पर क्या किया गया है? पोर्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और साथ ही साथ में ये भारत का पहला द्वीप बंदरगाह और ये जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। एक प्रकार से मतलब ऐसा समझो कि एक हब है, ठीक है। अब एक पोर्ट्स का हब है, मतलब यहाँ से जो बात करो, जो मालवाहक जो शिप है ना वो निकलती है, वो छोटे से छोटे अन्य तटों पर जाते हैं। अभी तक कोई डीप ट्रांसपोर्ट शिपमेंट वाला जो ऐसा पोर्ट भारत में नहीं था। ये विजिम पोर्ट पहली बार बना है, अभी रिसेंटली ही इसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है और अभी बन भी रहा है, जैसा कि अभी और विस्तारित रूप से ये बनेगा। वहीं पर तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विजिमनम बंदरगाह पर रणनीतिक जेटी का उद्घाटन किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश वानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 76.7 मीटर लंबी है और ये निकट भविष्य में भारत का पहला ये मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रही है। विजनम पोर्ट कहाँ पर है पूछा जाएगा तो बताना कहाँ पर है, केरल के पोर्ट पर है, ये केरल के तट पर है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य अधिकारी है किसे नियुक्त किया गया है? LIC का अंतरिम CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सतपाल भानु को। अभी तक सिद्धार्थ मोहंती MD और CEO हुआ करते थे, अध्यक्ष थे। सतपाल भानु को अभी जैसे कि अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है। सतपाल भानु टैक्स अंतरिम चार्ज एज LIC MD एंड CEO फॉर 3 महीने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये सिद्धार्थ मोहंती की जगह पर ही आएंगे। किसकी जगह पर? सिद्धार्थ मोहंती की।
7 जुलाई को जो रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद अंतरिम नियुक्त किया गया है। तो मतलब 3 महीने में अगर कोई LIC का जो हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं को हो सकता है अध्यक्ष बना दिया जाए। जो भी होगा 3 महीने बाद में आपको अपडेट मिल जाएगी। खैर, सतपाल भानु जो है ये वर्तमान में अभी 4 MD जो हैं उनमें से सबसे वरिष्ठ MD हैं। आप जानते हो LIC है, अब SBI जो है ना, RBI हो, इनके एक एक अध्यक्ष होते हैं और 4 MD होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर उनमें से ही एक MD जैसे कि ये होते हैं सतपाल भानु, अब ये अंतरिम बनाए गए हैं। तो ये देखना होगा कि अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें पहले सिद्धार्थ मोती भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे उनको भी MD हुआ करते थे पहले, और MR जैसे कि हुआ करते थे, अब इनको अध्यक्ष कर दिया गया था, अध्यक्ष हुआ करते थे, तब इनको प्रमोट किया गया था उनके रिटायरमेंट के बाद। हो सकता है सतपाल भानु भी अगले अध्यक्ष भी बन जाएं। खैर, NMD की बात करें तो दार सेदाई आर दोराई स्वामी जो हैं ये बने हैं, और दिनेश पंत हैं, एक स्थान अभी जैसे खाली है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी है इसकी। साथियों, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन आपको अपडेट मिल चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर जैसे कि आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।